हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस इंटेलेक्ट इनसाइट। और ये हमारा सेकंड पार्ट है जो पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। और आज हम इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया था पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है और जिसके जो हाउसेस है, दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, इसके क्या क्या फंक्शंस और क्या इसमें कितनी सीटें और इसमें क्या क्या प्रावधान, जो प्रोविज़न वगैरह जो दिए गए हैं वो सब हमने पढ़ा था। इसके साथ ही हमने पार्लियामेंट के जो मेंबर उसकी क्वालिफ़िकेशन, डिसक्वालिफ़िकेशंस एंड जो पावर एंड फंक्शंस है वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 वॉच कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मीन्स विधानसभा के जो सदस्य हैं ना उसके बारे में, और जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड विधानसभा, इनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इंडिया ने जो सिस्टम अपना रखा है वो फेडरल सिस्टम अपना रखा है। द फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी जो भारतीय शासन प्रणाली है इसने संघीय ढांचे को अपना रखा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है ना वो 3 लेवल पे डिवाइड होते। हम पहला अगर बात करें कि सबसे पहले कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड द सुप्रीम बॉडी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्रीय सरकार, ठीक, तो जो केंद्र सरकार है उसको सबसे ऊपर सर्वोच्च माना जाता है, सुप्रीम बॉडी माना जाता है। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की इट्स बॉडी एट द सेकंड लेवल। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसको सेकंड लेवल पे रखा गया है। वहीं तीसरे स्तर पे किसको रखा गया है, जो थर्ड लेवल है उसमें जो आपका पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, इन सबको इंक्लूड किया गया। इसके साथ ही मैनी स्टेट बाय सिमिलर सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन अडॉप्टेड एट द स्टेट लेवल, यानी बोला गया है कि इसके साथ ही जो कई स्टेट है उसने स्टेट लेवल पे द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया है। बाय सिमिलर मतलब होता है कि द्विसदनीय व्यवस्था, जहाँ पे ना विधान परिषद भी होते हैं और विधानसभा भी होते हैं। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा तो विधानसभा है ही है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या है, क्या डिफरेंसेस है, हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, वैसे ही ये भी होते हैं। और जैसे राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट होता है और लोकसभा टेम्पररी होता है, वैसे यहाँ पे भी सिस्टम मतलब सेम ही है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बस ये वही है कि स्टेट के लेवल पे होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसको अपर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अपर हाउस। वहीं पे विधानसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं ये परमानेंट होते हैं, वहीं पे जो ये है विधानसभा, ये जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं। अब देखो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये अपर हाउस होते हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम फिक्स होता है वो 6 ईयर का होता है। तो वहीं पे अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं पब्लिक के द्वारा। जैसे कि लोकसभा में होता था कि पब्लिक के द्वारा जो चुन के आते थे वही उसके मेंबर्स बनते थे, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही कंडीशन फॉलो होता है। यहाँ जो सिलेक्टेड होते हैं मेंबर वो कैसे होते हैं, पब्लिक के थ्रू, यानी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा वो चुन के आते हैं। और जो ये चुनाव होता है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी जो 18 साल से ऊपर व्यक्ति है वही वोटिंग करेगा और उनके द्वारा चुना हुआ ही व्यक्ति यहाँ पे विधानसभा का मेंबर बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है सेम वैसे ही होता है जैसे लोकसभा का होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है और ये टेम्पररी होता है, यानी कि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक।
वैसे अब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो सेम उसी की तरह, राज्यसभा की तरह, कि यहाँ पे भी जो 1/3 मेंबर होते हैं ना, वो एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते रहते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ बीन फिक्स एट 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम ऑफ 40। यानी ये बोला गया है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या होगी वो 1/3 होगी, और जो मिनिमम होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। जबकि विधानसभा में क्या बोला है कि विधानसभा में जो कुल मेंबर होंगे, जो टोटल मेंबर होंगे, उसके जो नंबर होंगे वो 60 होंगे, और 60 से कम, ठीक है, 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी लेस देन 60 और नॉट मोर देन 500। ओके, वहीं अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि अभी वर्तमान में करंट में जो स्टेट है, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। हाँ, तो अभी प्रेजेंट में 6 स्टेट्स है। विच वन? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉलो किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ना विधान परिषद है, वहीं बाकी अभी स्टेट्स में नहीं है। अगर हम बात करें इधर विधानसभा की, तो गोवा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पे विधानसभा के जो मेंबर्स है 60 से कम है। वैसे भी ये जो स्टेट्स है ना, ये छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे जो विधानसभा के जो मेंबर्स है 60 से कम है। वैसे बोला गया है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, बट इन स्टेट्स में क्या है, मेंबर जो है 60 से कम है। State can also nominate a member of Anglo-Indian community in the Legislative Assembly, but the provision is not continue after January 2020। जैसे हमने उसमें पढ़ा था लोकसभा में कि वहाँ पे भी जो मेंबर थे, 2 मेंबर जो थे वो नॉमिनेट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन 2020 के बाद से ये जो प्रोविज़न था इसको रिमूव कर दिया गया। सेम यहाँ पे भी विधानसभा में भी वही सिस्टम था कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन से सिलेक्ट किए जाते थे, लेकिन 2020 के बाद से इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया और अब ऐसा नहीं होता है। और इसका जो टेन्योर होता है कितना होता है, 5 ईयर होता है, जबकि यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होता है, 6 ईयर होता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पे मेंबर बनने के लिए यहाँ क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये सभी को पता होगा, ही शुड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा तो वो कैसे बनेगा मेंबर, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ एज निर्धारित किया गया है, जैसे मैंने पढ़ा था कि लोकसभा में जो एज है वहाँ मेंबर होने के लिए 25 ईयर से एज कम नहीं होनी चाहिए, और जो राज्यसभा में उसमें 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो होता है कि जो एज है विधानसभा के लिए वो 25 ईयर है, 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल एज है वो 30 ईयर्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, इफ़ अ पर्सन वांट टू स्टैंड अ कैंडिडेट फॉर एमएलए, देन अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 he has to be a constituency of any constituency of assembly to contest the election। मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए के लिए खड़ा होना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, तो 1951 के एक्ट के तहत, यानी कि जो 1951 एक्ट है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके अनुसार बोला गया है कि जो चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्वाचक होना जरूरी है। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। द पर्सन शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो व्यक्ति है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर किसी भी एक लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो, यानी जो प्रॉफिट वगैरह का काम जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब है उसकी किसी की भी, तो उस टाइप से किसी भी विभाग में किसी भी डिपार्टमेंट पे लाभ के पद पे कार्य ना कर रहा हो तो वो व्यक्ति मेंबर बन सकता है। और फिर
The person has not been convicted by the court in any crime. It means जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके का वो अपराधी कह लो या फिर आरोपी कह सकते हो, तो ये आरोपी ना ठहराया गया तो भी वो व्यक्ति एलिजिबल है किस चीज़ के लिए? फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप एमएलए भी कह सकते हो, एमएलए ही कहते हैं वैसे। अब हम बात करें पावर एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलए है उसके पावर एंड फंक्शंस क्या है। तो पहला लेजिस्लेटिव वर्क। लेजिस्लेटिव वर्क क्या होता है? विधायी कार्य, यानी जो कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होते हैं ना, उसमें ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। Law made by the parliament applies throughout the country, whereas the law made by the legislative assembly apply only to be state concerned. यहाँ बोला गया है कि जो एमएलए है, पहला तो ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो होते हैं उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड, जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं तो वो तो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं, बट जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं वो सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होते हैं? ओनली ऑन स्टेट। The primary function of inter-legislator is that should participate in process of law making under the legislative and assembly and making laws. इसमें ये कहा गया है कि जो विधायक है उसका जो पहला कार्य होगा, जो एमएलए है उसका जो पहला कार्य होगा वो यही होगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंडर जो भी कानून का जो निर्माण हो रहा है, जो लॉ मेकिंग हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट करे और वो खुद भी कानूनों को बनाए। Article 246 of the Constitution of India state that a member of the Legislative Assembly can exercise his legislative power on all subjects which are subject of state list and concurrent list under 7th schedule of the Constitution. आर्टिकल 246 में ये बोला गया है कि जो विधानसभा है और उसके जो मेंबर्स हैं उन सभी सब्जेक्ट पे, उन सभी विषयों पर वो अपना लेजिस्लेटिव पावर का यूज कर सकता है जो कि 7th शेड्यूल में दिया गया है। जो जैसे कि आपका ये हो गया स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंडर जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, जो विषय आते हैं, तो उन सब पे ये कानून बनाने का अधिकार रखता है। सेकंड आता है आपका मनी बिल। मनी बिल जो है इसका जो इंट्रोड्यूसन होता है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, यानी कि विधानसभा में होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है। क्योंकि आपने पढ़ा था उसमें, जब हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, तो वहाँ पे भी लोकसभा के अंडर ही मनी बिल को पेश किया जा रहा था। राज्य की मंजूरी है नहीं है, राज्य उस पर अगर कोई विचार विमर्श कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं भी मंजूरी दे रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट मान लिया जाता था कि इनके तरफ से हाँ है। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होता है। ड्यू टू which the legislative assembly has full financial authority at the state level। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो विधानसभा है उसको स्टेट लेवल पर भी पूरा प्रॉपर अधिकार है, फाइनेंशियल राइट्स प्रॉपर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपका टैक्स हो गया, टैक्स लेना देना, ये सारे जो प्रस्ताव वगैरह है ना, ये विधायकों द्वारा अधिकृत भी किए जाते हैं। फिर आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मीन्स जो मनी बिल के अलावा जो बिल होते हैं वो किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। तो ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले ऑन ऑर्डिनरी बिल और टोटल ऑफ 4 months ओनली, बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एबॉलिश द बिल। देखो, किसी भी बिल को पारित करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 month का टाइम ले सकता है, पर 4 month के बाद उसको अपने आप ही हाँ मान लिया जाता है। लेकिन हाँ, किसी भी बिल को वो एबॉलिश नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट्स नहीं दिया गया। किसके पास? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये राइट्स नहीं हैं कि वो किसी भी बिल को एबॉलिश कर दे। जबकि वहीं पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके सहमति के बिना किसी भी बिल को कानून भी बनाया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों को ये वरीयता भी प्राप्त है। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ना विधानसभा के जो मेंबर होते हैं और जो विधान
परिषद है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है, तो इन दोनों को ही वरीयता दी जाती है, इन दोनों के भी मतलब लिए जाते हैं, सजेशंस वगैरह लिए जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको हम बिल्कुल ही छोड़ दें, ना ले, और नई बिल है तो वहाँ पे उसके सजेशंस लिए जाते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं कि यानी कार्यकारी शक्तियाँ। तो इनके पास कौन सी शक्तियाँ हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर है उसके पास ना कुछ फिक्स पावर्स होते हैं। These MLAs control the decision taken by the chief minister and his cabinet। यानी जो MLAs है, जो विधायक है, तो वो जो मुख्यमंत्री, जो CM है, जो उनके कैबिनेट्स है, तो उसके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, तो उन पे ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन पे ये नियंत्रण बनाते हैं। कौन? MLAs किस पे नियंत्रण बनाते हैं? जो चीफ मिनिस्टर्स हैं एंड कैबिनेट है, इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन पे ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। The MLA can also force the government to resign by bringing non-confidence motion in the house towards the गवर्नमेंट। यह है कि जो एमएलए के पास ये पावर है कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ें, जैसे कि उसकी कोई नीति है, गवर्नमेंट ने कोई नीति पास किया और उनको ये पसंद नहीं है, तो उस नीति को ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत क्या कर सकता है, यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, उसको लाकर उसको जो सरकार है, सरकार के प्रति वो इस्तीफा देने के लिए भी वो मजबूर कर सकता है। तो ये इतना पावर एमएलए के पास होता है कि अगर उनको ना कोई नीति पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ से ना वो सहमत नहीं है, तो वो सरकार के विरुद्ध अपना आवाज़ भी उठा सकते हैं, जवाबदेही हो सकते हैं। इसके अलावा जो एमएलएज है वो सरकार के प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत सरकार को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? तो पहला आता है क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना। इसमें एट द टाइम ऑफ सेशन ऑफ द विधानसभा 1 hour ईच डे हैज़ बीन फिक्स टू आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो एवरी डे का जो एच डे होता है ना, मतलब हर एक दिन का जो 1 घंटा होता है यानी 1 hour, वो पूछने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसमें ना ये पहले बोल दिया जाता है, ये सूचना देनी होती है कि जो कैबिनेट है, जो CM है, उनसे ना पहले प्रश्न पूछना है कि नहीं, मतलब परमिशंस वगैरह लेने होते हैं। तो ये टाइम भी चलता है, 1 hour का होता है ईच डे का, और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक सेशन ही होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर उसके बाद डिबेट में को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद विवाद। तो यहाँ पे ना जो सदन है, जो विधायक है, एमएलए है, तो एमएलए के द्वारा जो सदन है, सदन में वाद विवाद होते हैं, डिबेट होते हैं, अपने अपने सब मुद्दे उठाते हैं, बस ऐसे ही होता रहता है, वाद विवाद होते रहते हैं। फिर उसके बाद जो डिबेट्स होते हैं उन्हीं को न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न के माध्यम से लोगों के सामने भी लाया जाता है। फिर आता है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन, इसमें क्या होता है कि एनी MLA कैन मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन ड्यूरिंग सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू डिबेट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इट मीन्स जो MLA है, एडजॉर्नमेंट मोशन के दौरान किसी भी जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो होता है ना डिबेट, उस पर ये लोग बहस करते हैं। जो जनता की भलाई के बारे में, जो सार्वजनिक महत्व होते हैं ना, तो सार्वजनिक महत्व के जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में ये लोग बातचीत करते हैं और वाद विवाद भी करते हैं। ठीक है, डिबेट वगैरह भी यहाँ पे होता है। इफ़ द स्पीकर ऑफ द असेंबली एक्सेप्ट दिस प्रपोजल देन ऑल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिडर द प्रपोजल। अगर यहाँ पे जो स्पीकर है इस चीज़ को अगर वो स्वीकार कर लेता है, तो जो विधानसभा के जो सभी मेंबर, उसको भी ये वाला प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे इस मोशन में यही होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन में यही होता है कि कोई भी जो MLA विधानसभा के सत्र के दौरान अगर वो सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पे डिबेट करते हैं या फिर किसी भी तरीके का जो स्थगन प्रस्ताव है उसको पेश करते हैं, तो और वहाँ पे ही जो विधानसभा के जो स्पीकर है वो इस चीज़ को स्वीकार करते, एक्सेप्ट कर लेते, तो जो और भी मेंबर होंगे ना उनको भी ये क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होता है,
जैसे इसमें ना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो एमएलए है, एमएलए कैन प्रेजेंट अ कॉलिंग अटेंशन मोशन इन द हाउस ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। दिस मोशन इज ब्रॉट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। जो एलिंग अटेंशन मोशन होता है, इसमें ना जो एमएलए है वो सबका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह है ना, तो उनका जो अटेंशन है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मोशन में यही है कि जो एमएलएज है वो अपना जो भी उन्होंने प्रस्ताव वगैरह पारित किया है तो उसकी तरफ ना सब ध्यान दे और सब उनके तरफ अट्रैक्ट हो। उनके जो भी प्रस्ताव वगैरह पारित हुए तो उन पे अच्छे से चर्चा हो। कॉन्डेमनेशन प्रपोजल, इसको निंदा प्रस्ताव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इफ अ मोशन ऑफ कॉन्डेमनेशन इज अ पास अगेंस्ट अ मिनिस्टर इन द असेंबली, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। इट मीन्स निंदा प्रस्ताव, इसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं हिंदी में। यदि विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ पे अगर किसी मंत्री के विरुद्ध किसी ने कंडमनेशन प्रपोजल पास किया यानी पारित कर दिया, ठीक है, किसी भी तरीके का निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उसके साथ जितने भी मंत्री परिषद है सबको ही रिजाइन देना पड़ेगा। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू बी रिजाइन, सबको ही देना पड़ेगा अगर किसी के विरुद्ध किसी ने कंडमनेशन प्रपोजल पास किया है तो ये आ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट इलेक्टोरल पावर्स, वो बोलते हैं निर्वाचन संबंधी जो शक्तियाँ हैं ना वो इसके अंडर आते हैं। जैसे जो लेजिस्लेटिव मेंबर है उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, वैसे इनको इलेक्टोरल राइट्स भी दिए गए हैं। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो मेंबर है ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है, जैसे डिप्टी स्पीकर हो गया, तो इनका जो चुनाव होगा उनको कौन करेगा, यही लोग करेंगे। कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है ये लोग ही उनका चुनाव करेंगे। किनका, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का। 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पे जो 1/3 मेंबर होते हैं, कहाँ के, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना 1/3, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। राज्य विधान परिषद के जो कुल सदस्यों का जो 1/3 सदस्य होता है वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1/3 मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 1/3 मेंबर है ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा के जो मेंबर है ना वो द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा के सदस्य हैं ना उनका भी जो चुनाव है वो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इनके द्वारा ही राज्यसभा के जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनको भी चुना जाता है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या होता है कि असेंबली मेंबर हैव ऑल्सो बीन गिवन सम जुडिशियल पावर। इसको कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। अब इफ अ पर्सन disobey this privilege of legislative assembly, the member of legislative assembly can punish the person with a majority। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई पर्सन विधानसभा के जो ये प्रिविलेज जो दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो उनकी अगर कोई अवहेलना करता है, ठीक, उनकी कोई डिसऑबे मतलब अवहेलना करता है, तो जो विधानसभा के मेंबर होंगे ना, तो उस व्यक्ति के खिलाफ बहुमत पास करके उनको पनिश भी कर सकते हैं। लेकिन पनिश करने के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। तो मेजोरिटी पास करके उसको वो पनिश कर सकते हैं। किसको, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, यानी कि जो आप इनको ना विशेषाधिकार दिए गए उसकी अवहेलना करता है तो उस कंडीशन में उनको पनिश भी किया जा सकता है। फिर है अदर पावर। अदर पावर्स क्या है,
The state may ask Parliament to establish abolish Legislative Council by passing a resolution by 2/3 vote by the member of Legislative Assembly. यहाँ पे बोला गया है कि जो राज्य है, ठीक है, पार्लियामेंट की अनुमति के बाद, ठीक है, पार्लियामेंट की अनुमति के बाद जो राज्य के जो विधानसभा के मेंबर जो होंगे वो टू थर्ड वोट पास करके, यानी कि 2/3 मत प्रस्ताव पारित करके जो विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको ये इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उसको एबॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी स्थापना भी कर सकते हो और उसको समाप्त भी कर सकते हैं, किसको, विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इंक्रीज द पावर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय मेकिंग लॉज। यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो कानून बनाकर जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो विधानसभा के जो मेंबर है वो लॉ बनाकर जो स्टेट पब्लिक सर्विस है ना, उसकी जो पावर्स है उसको वो बढ़ा भी सकते हैं। असेंबली मेंबर ऑल्सो अपॉइंट वेरियस कमेटी। जो ये असेंबली मेंबर्स है वो अलग अलग कमेटी का भी निर्माण कर सकते हैं, उनको नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, समितियाँ बना सकते हैं। द MLA चूज अ लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया। जो MLAs है, जितने भी ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होते हैं ना, तो इनका यूज वो वहाँ के विकास के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे प्रिविलेजेस दिए गए हैं। पहला क्या है, नो MLA कैन बी अरेस्टेड अंटिल 14 days बिफोर द 40 days आफ्टर द असेंबली इज रनिंग। यानी जो MLA है, MLA को 14 days पहले और 14 days बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, जब विधानसभा का जो कार्यवाही है वो चल रहा हो, ठीक है, यानी कि किसी भी MLA को विधानसभा के चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये जो राइट्स है ना, ये सिर्फ सिविल मामलों में ही दिया गया है। लेजिस्लेटर हैव कंप्लीट फ्रीडम टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो विधायक है, जो MLA है, उनको फ्रीडम दिया गया है, किस लिए, जो राज्य के विधानमंडल होंगे वहाँ पे बोलने के लिए वो प्रॉपर तरीके से वो फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। कहाँ पे बोलने के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर में बोलने के लिए। थर्ड क्या है, लेजिस्लेटर हैव बीन गिवन फ्रीडम फॉर जुडिशियल सर्विस व्हेन द हाउस इज रनिंग, दे कैन रिफ्यूज टू अपीयर द विटनेस इन एनी कोर्ट केस। यहाँ पे बोला गया है कि जो MLA है, जो विधायक है, उनको एक तरीके से जुडिशियल सर्विस भी दिया गया है। जब भी सदन चल रहा होगा तो जो कोर्ट है, कोर्ट के किसी भी मामले में वो अपने विटनेस के तौर पे वहाँ पे उपस्थित होने से वो इनकार कर सकते हैं। तो ये भी एक पावर इनको दिया गया है। ये हमने पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में, उनकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।